आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कल से पूरे देश में अगर किसी एक राज्य की चर्चा है तो वो है दिल्ली, किसी एक नेता की चर्चा है तो वो है मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। और वो इसलिए लाइए मनीष सिसोदिया को स्क्रीन पर। स्वागत है मनीष आपका। कल से चर्चा ये हो रही है, देश में पहली बार एक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और उसका थीम रखा है देशभक्ति। और जैसे ही मैं ये बता रहा हूं, आपके चेहरे पे मुस्कान साफ दिख रही है। ये देशभक्ति का बजट कैसा बजट है? ये क्यों, ये कैसा आइडिया है, क्या मतलब है इसका? आजादी के 75वें साल में पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंगना है। हम सबको फक्र होना चाहिए कि हम आजाद देश में रह रहे हैं और बहुत हजारों लाखों देशभक्त नागरिकों ने पिछले 75 साल पहले हमें आज़ादी दिलाई थी। उस जज्बे को याद करके 75वें साल में पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंगना ही चाहिए। इसीलिए हमने अपने बजट को भी देशभक्ति के रंग में रंगा कि हमारा सौभाग्य है कि 75वें साल में हम बजट बना रहे हैं, हम पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिला दी थी, इसलिए हम पॉलिसी बनाने लायक हुए। तो हम सबको देशभक्ति के रंग में 75वें साल में रंगना ही चाहिए। और इसलिए हमने तय किया कि जब 75 साल पूरे होंगे, उससे पहले के 75 हफ्ते पूरी दिल्ली को हम देशभक्ति के रंग में रंगेंगे। ओके, और वो कैसे रंगेंगे? इस देशभक्ति का मतलब क्या है आपके लिए? कैसे करेंगे ये बजट के जरिए? देखिए, दोनों चीजें हैं इस देशभक्ति बजट में। जब मैंने बात की है देशभक्ति की, उसमें दोनों चीजें, एक तरफ सेलिब्रेशंस भी होंगे, उसमें डेकोरेशन से लेकर सेलिब्रेशंस तक का माहौल भी होगा, ताकि हर आदमी उत्सव महसूस करे अपने अंदर कि मैं 75वें साल में पहुंच गया हूं आज़ादी के। दूसरा, कुछ बुनियादी आकलन भी है। हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने कुछ सपने देखे थे देश को लेके। उन सपनों को हम 75 साल में कहाँ लेके आए हैं, कितना पूरा कर पाए हैं, और अगले 25 साल में जब भारत की आज़ादी 100 साल की होगी तब कहाँ पूरा कर सकते हैं, उसका ये अवसर भी है हमारे लिए सोचने का। तो हम शिक्षा पे कहाँ पहुँचे, हम स्वास्थ्य पे कहाँ पहुँचे, हम लोगों की रोजगार पे, लोगों की आमदनी पे कहाँ पहुँचे, इन सब पे भी चिंतन करके इसको ठीक करने के लिए, खेलों में हम कहाँ पहुँचे, इसको ठीक करने के लिए हमें आगे बढ़ाना है। तो ये भी हमारे लिए देशभक्ति है। ओके, नहीं, क्योंकि आपने इस बजट में घोषणा की कि दिल्ली में 500 जगहों पर आप तिरंगा लगाएंगे। 500 जगहों पर, तो ये खाली 75वें साल में लगेंगे या फिर अब हमेशा दिल्ली में ये लगे रहेंगे 500 जगह पे तिरंगे? ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसा हम कनॉट प्लेस में देखते हैं, या उससे लगभग इसी साइज के, हाइट के बाकी कुछ जगहों पे हमने यूनिवर्सिटीज़ में लगवाए हैं। ऐसे तिरंगे जो आसमान की तरफ देखें तो दिखाई देते हैं, आसमान से देखें तो दिखाई देते हैं। ये तिरंगे 500 जगहों पर दिल्ली में लगेंगे, स्कूलों में, मार्केट्स में, या पार्कों में, या जहाँ जहाँ भी जगह उपलब्ध होगी वहाँ वहाँ इनको लगाएंगे। ओके, नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा स्कूलों में भी कट्टर देशभक्त तैयार करने हैं। तो ये सिर्फ ऐसा लगता है कि आज़ादी के 75वें साल का आपका प्लान नहीं है, आपका प्लान लगता है लंबा है। यहां से दिल्ली को आप देशभक्ति के रंग में रंगना चाह रहे हैं, सिर्फ एक साल का सेलिब्रेशन या एक साल का विजन नहीं है आपका ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विजन तो इसलिए मैंने कहा कि 75 साल में विजन तो आजादी के लिए लड़ने वालों का भी बहुत लंबा था, लेकिन उस विजन पर हम 75 साल में कहां पहुंचे ये देख लेना चाहिए, और उस विजन पे आगे कैसे बढ़ा जाए ये देख लेना चाहिए। जब भगत सिंह की हम जेल डायरी पढ़ते हैं, हम जब गांधी को पढ़ते हैं, हम सुभाष को पढ़ते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने क्या देश का सपना देखा था। उस देश के सपने में शिक्षा कैसी होगी, हर बच्चे को कैसी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, पर्यावरण की क्या होगी, ये सब देखने पढ़ने को मिलता है। तो हमको उसको आगे बढ़ाना है। 100वें साल तक, आज हम 75वें साल में कम से कम ये रिजॉल्व करें कि हम 100वें साल तक उन सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। ये हमारा एक संकल्प है अपने आप में। इस बजट को मैंने इसी हिसाब से डिजाइन किया है केजरीवाल जी के साथ कि हम 75वें से 100वें साल की तरफ बढ़ते हुए उन सपनों को याद करके आगे बढ़े जिसके लिए हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोग लड़े थे। एक बार फिर से मनीष, ये आपके लिए देशभक्ति की परिभाषा एक बार फिर से जरा बता दीजिए, क्योंकि कल से हर कोई ये सोच रहा है कि आम आदमी पार्टी और देशभक्ति ये नया रिश्ता है। अब से पहले तो बीजेपी वाले, संघ वाले या प्रो बीजेपी लोग, प्रो हिंदूवादी, सब आम आदमी पार्टी को और बाकी विपक्ष को एंटी नेशनल कहते थे। तो आपने जो ये देशभक्ति को न सिर्फ गले लगाया है, बल्कि उसे अब फैलाने का भी आपने मुद्दा, ये अपना एजेंडा बना लिया है। आपके लिए देशभक्ति क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब पहले दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश को भ्रष्टाचार से आज़ाद कराने के लिए निकला था, देश में ऐसी राजनीति लाने के लिए निकला था जो भ्रष्ट नहीं है, तो देशभक्ति तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में कूट कूट के भरी हुई है। हमारी सरकार ने जब शिक्षा की बात की और शिक्षा के जरिए देश को खड़ा करने की बात की, तो देशभक्ति तो वहाँ से हमारी चालू है। हमारा बस यह है कि 75वें साल में हम
ये जरूर आकलन करें कि हमारे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने जिसके लिए देश को आजाद कराया था, वो देश हम कहां लेके आए हैं 75 साल में और उसको कैसे लेके जाएंगे। आपने मुझसे पूछा देशभक्ति को हम कैसे देखते हैं। मेरे लिए देशभक्ति मानक ये भी है कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जिसको भारत माता की जय बोलने में मजा आता है, जिसको वंदे मातरम बोलने में मजा आता है, लेकिन साथ साथ वो ईमानदारी से काम करने में भी मजा ले। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो भारत माता की जय तो बहुत जोर से बोले, लेकिन सरकारी दफ्तर में बैठते रिश्वत मांगने लगे या अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर में जाकर रिश्वत देने लगे। फिर किस बात की भारत माता की जय, फिर किस बात की देशभक्ति। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो वैसे तो ट्रैफिक लाइट जंप करके जा रहा हो, वैसे कह रहा हो नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूं। मिठाई की दुकान चलाते हो, आपको रक्षाबंधन या किसी तीज त्योहार के तौर पे ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं तो आप मिठाई में मिलावट करके बेचने लगते हो, फिर आप कहते हो मैं तो बड़ा देशभक्त हूं। ऐसा देशभक्त नहीं चाहिए हमें। देशभक्त वो चाहिए जो कहे कि मैं अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बेईमानी नहीं करूंगा, उनके साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं महिलाओं के साथ व्यवहार खराब नहीं करूंगा, मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा देशभक्त आदमी चाहिए और वो देशभक्त स्कूलों से निकल के आएंगे। ओके, आप पर ना दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। अब कल से जब से आपने ये देशभक्ति बजट पेश किया है, बीजेपी जैसा मैं कह रहा हूं वो कह रही है कि आप पाखंड कर रहे हैं क्योंकि आप देशभक्त हैं ही नहीं। आप खुद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे पहले, एंटी नेशनल वो आपको पहले कहते ही थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि आप बीजेपी की बी टीम बन गए हैं। आपने बीजेपी का हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का ये एजेंडा अपना लिया है। दोनों को जवाब चाहता हूं मैं आपसे मनीष। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों हमारे काम करने के तरीके से बेचैनी महसूस करने लगे। अगर वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं, मैं कह रहा हूं इतने साल से इनकी सरकारें हैं, एक स्कूल तो बता दो यार जो सरकारी स्कूल आपने ठीक करके दिखाया हो। एक कॉलेज तो ये बता दो जी हमने ये इतना शानदार कॉलेज बनाया जहां से बच्चे निकल रहे हैं तो इतने बढ़िया जा रहे हैं। अस्पताल बता दो जो सरकारी अस्पताल आपने चलाए हों। हमारे लिए ये देशभक्ति है, आपके लिए पता नहीं, इनके लिए पता नहीं क्या देशभक्ति है। अच्छा, और ये जो कांग्रेस कहती है, बाकी पार्टियां कहती हैं कि आपका बीजेपीकरण हो रहा है। अब वही जय श्री राम मनीष सिसोदिया जाके सूरत में कह के आए थे और वही देशभक्ति भी अब कह रहे हैं। देखिए बीजेपी वाला एजेंडा पूरा। भाई जय श्री राम, मैं तो हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए जय श्री राम कहने में, क्या दिक्कत है। सबको मैं खुद से कहता हूं, मैं सुबह उठता हूं, घर में पूजा पाठ करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं जय श्री राम भी कहता हूं, मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप शिक्षा मंत्री बन के बैठे तो बच्चों की एजुकेशन पे खर्च भी करिए, बच्चों की एजुकेशन पे मेहनत भी करिए। सिर्फ जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला है तो बच्चों की पढ़ाई पे काम करके देश के लिए कुछ काम करिए। मिड डे मील में कमीशन मत खाइए, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की किताबों का पैसा उड़ा मत दीजिए, बच्चों की किताबों का पैसा ईमानदारी से खर्च करिए। वो भी बड़ी देशभक्ति है, वो भी सच्ची राम भक्ति है। आपको लगता है कि आपने जब से ये जय श्री राम, हिंदुत्व और ये देशभक्ति वाला एजेंडा उठाया है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा इसे बनाया है, तब से कुछ हलकों में बेचैनी है? आपको ऐसा महसूस होता है? आम आदमी पार्टी को लेकर तो शुरू से बेचैनी है। जब से हमने आम आदमी पार्टी बनाई है, हमने कहा अभी भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम होना चाहिए देश में, इनको प्रॉब्लम थी। हमने कहा शिक्षा पे बजट खड़ा होना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, इनको प्रॉब्लम है। लोग खुश हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने लगातार दूसरी बार भी काम करने का मौका दिया। तो लोग खुश हैं और हम लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को खुश करने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है जब लोगों की पर कैपिटा इनकम दिल्ली में पिछले 5-6 साल की मेहनत से आप देखो मानक, पिछले 5-6 साल में इतनी काम हुआ है दिल्ली में। आज आप दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देखिए, पूरे राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा है दिल्ली की पर कैपिटा इनकम। दिल्ली के लोगों की आमदनी बढ़ रही है, दिल्ली के लोगों की खुशहाली बढ़ रही है, तो हमको भी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब देखिए, आपने हाल में सूरत में जो 27 सीटें जीती थी लोकल इलेक्शन में, उसके बाद आपने कहा कि कांग्रेस अब ऑल्टरनेटिव नहीं है देश में बीजेपी का। जो हमारा मॉडल है दिल्ली का, वो पूरे देश का मॉडल होना चाहिए। अब लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, लोगों को यह महसूस होने लगा है पूरे देश में कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। थोड़ा जल्दी नहीं है मनीष? सिर्फ 27 सीटें जीते हैं आप वहां एक लोकल इलेक्शन में, और वहां बहुत सारे आपके उम्मीदवारों की तो जमानतें भी जब्त हुई हैं। एक छोटी सी जीत को आप इतनी बड़ी जीत कैसे बता रहे हैं? पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, इतनी बढ़िया तरीके से वहां पे सीटें आई, ये जल्दी हो सकता है। हमारे लिए 2012 में भी लोग कहते थे कि भाई आप पार्टी बना के 20-25 साल लगेंगे आपको सरकार में आने में। मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लोगों ने भरोसा किया। आज दिल्ली में तीसरी बार सरकार बन चुकी है। तो हमें लगता है कि सपने देखने चाहिए,
हमें लगता है कि बड़े अच्छे सपने देखने चाहिए जिसमें लोगों की तरक्की हो, जिसमें लोगों का विकास हो। भले ही आज वो काम ना हो रहे हो, भले ही आज वो असंभव लगते हो, लेकिन जब तक हम वो सपने नहीं देखेंगे तब तक हम उनको सपना सच करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन खाली सपने में बैठ नहीं जाना चाहिए देख के, मेहनत करनी चाहिए उस पर। आज गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, आज 27 सीटें जीती हैं, आगे के लिए जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, ये बात तो ठीक है। देखिए, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली लगातार अन्य राज्यों में दिल्ली के इस गवर्नेंस मॉडल को फैलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो कामयाबी नहीं मिली है मनीष। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे 7-8 साल जितना भी हो गया आपको, दिल्ली में आपने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता, वो ठीक है, लेकिन बाकी कहीं वो कामयाबी नहीं मिल रही। अब जैसे यूपी भी आने वाला है, गुजरात का इलेक्शन भी आप कह रहे हैं, असेंबली इलेक्शन, वो भी आप लड़ेंगे, फिर पंजाब भी है। क्या वजह है कि बाकी राज्यों में लोग आपके इस मॉडल को अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं? माना 6 साल पुरानी पार्टी है, 6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी पार्टी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इतनी तेजी से देश में कभी कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ी। हमें तो इसी बात की खुशी है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है कि हम जो सोच के आए थे, वो चाहे हम एक शहर में हैं, एक राज्य में हैं या 27 सीटों पर है, हम वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विस्तार महत्वपूर्ण है। आज हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली में हम जो सोच के आए थे, हम वो काम कर पा रहे हैं। हमने सोचा था सरकारी स्कूल शानदार होने चाहिए, आज हो गए। हमने सोचा था बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए, आज 80%, 75% आबादी को जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं, बाकी को सस्ती बिजली मिल रही है। कल से हर कोई आदमी ये सोच रहा है कि ये लगता है बीजेपी के एजेंडे पर आम आदमी पार्टी अब चल पड़ी है, और बीजेपी से उनके जो 2 सबसे बड़े एजेंडे हैं, 3 बल्कि 3, एक हिंदुत्व, दूसरा विकास, तीसरा राष्ट्रवाद, तीनों के तीनों आप छीनना चाहते हैं मनीष। बीजेपी को उसी के गेम में आप हराना चाहते हैं। यह आम आदमी पार्टी की नई स्ट्रैटेजी है। हमारी स्ट्रेटेजी और हमारा सपना तो यह है, माना कि एक दिन इस देश में, पूरे देश में चुनाव शिक्षा के नाम पे हो। ये धर्म, जाति, इधर की जाति, उधर की जाति, क्षेत्रीय राजनीति, इन सब से ऊपर उठकर हमारा सपना, हमारा एजेंडा यह है कि शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, एक्चुअली रोजगार के मुद्दे पे, पर कैपिटा इनकम के मुद्दे पे, इकोनॉमी के मुद्दे पे चुनाव हो। मजा आ जाएगा देश में, कोई भी जीते। ये कंपटीशन देश की सारी पार्टियों में होना चाहिए। ओके, और सिर्फ बात करने वाली पार्टी कौन है और काम करने वाली पार्टी कौन है, ये दिखेगा। लोग अपने आप सही पार्टी को अपने आप चुना करेंगे। ओके, एमसीडी के जो बाई इलेक्शन हुए मनीष, उससे कोई सिग्नल आप पढ़ते हैं कि आप कहते हैं कि दिल्ली में एमसीडी से बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन ये तो सिर्फ बाई इलेक्शन थे 5 सीटों के, जिसमें से 4 आप जीते हैं। पहले भी 4 थी आपके पास। नहीं, बाई इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन में 5 में से 4 सीटें देना एक बात है, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आना, इसका एक बड़ा सिग्नल है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन से, बीजेपी के शासन से लोग दिल्ली में दुखी हो चुके हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस बार उनको 0 सीट दी जाए। अब आप देखिएगा चुनाव में इनका यही रिजल्ट रहने वाला है। ऑलराइट, ओके, मनीष सिसोदिया, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कह रहे थे ये आजादी की 75वीं सालगिरह का साल है, इसीलिए देशभक्ति पर यह बजट आया है, और अगले 25 साल में देखिएगा दिल्ली के स्कूलों से ऐसे कट्टर देशभक्त बच्चे और नौजवान हम लोग तैयार करेंगे कि दुनिया देखेगी। बहुत शुक्रिया मनीष। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।